देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। दालों की महंगाई से परेशान सरकार के बड़े रिटेल स्टोर्स पर दाल बेचने की तैयारी। त्योहारी सीजन में किचन का बजट ना बढ़े, इसके लिए भी एक्शन प्लान तैयार। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। शेयर बाजार में जमकर उठापटक, निचले स्तरों से सेंसेक्स में करीब 100 पॉइंट की दिखी रिकवरी। ऐसा बैट्समैन जो शांति से खेलता है, धीरज से खेलता है और ये एक टेस्ट करियर बनाया है, जिस टेस्ट करियर में जो 16 साल राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेले, उन 16 साल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाया। ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। शेयर बाजार में धैर्य से ही बनता है पैसा। एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी ने सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी के साथ खास मुलाकात में कहा, सचिन नहीं राहुल द्रविड़ के अंदाज में होगी कमाई। अमेरिकी कंपनी एश स्टीवंस को खरीदेगी पिरामल एंटरप्राइजेस। $43 करोड़ में होगी डील। अगस्त तक पूरा होगा अधिग्रहण। बंगलुरु में देश विरोधी नारों को लेकर नया दंगल। कांग्रेस के भीतर घमासान तो बीजेपी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। एमनेस्टी ने बताया बोलने की आजादी पर हमला। नरसिंह यादव के रियो में खेलने पर फिर सस्पेंस। वाडा ने डोप केस में क्लीन चिट के खिलाफ दी अर्जी। 19 अगस्त को मैच से महज एक दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट में होगी सुनवाई। गूगल ला रहा है स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछिए आपके घर के हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बनाएगा स्मार्ट। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने वादा किया कि गरीब की थाली महंगी नहीं होने देंगे। आज थोक महंगाई के आंकड़े आ गए, या यूं कहिए वादे को झुटलाने के इरादे से ये आंकड़े आ गए। खाने की थाली पर एक बार फिर महंगाई हावी है। फूड महंगाई 8.81% से बढ़कर 11.82% हो गई है। थोक महंगाई दर 23 महीने की ऊंचाई पर जा पहुंची है। सब्जियों की थोक महंगाई पिछले महीने के 16.91% के मुकाबले इस महीने 28.05% पर है। फलों की थोक महंगाई में भी बड़ा उछाल आया। फलों की महंगाई दर 5.97% से बढ़कर 17.3% पर है, यानी लगभग 3 गुना बढ़त। इसके अलावा अंडा, मांस, मछली, दाल भी महंगाई में उबल रहे हैं। और खाने पीने, खासकर दालों की महंगाई ने सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। आखिर प्रधानमंत्री की साख जो दांव पर है। कंज्यूमर अफेयर्स सचिव ने आज महंगाई की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस बैठक में बड़े रिटेल स्टोर से दाल बेचने पर चर्चा हुई। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और डिटेल दे रहे हैं हमारे सीएनबीसी ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, महंगाई को लेकर आज सरकार ने बैठक बुलाई थी, इसमें क्या बड़े फैसले लिए गए? इस बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये था कि आप तक सस्ती दाल पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों पर नहीं होगी, बल्कि सरकार निजी कंपनियों का सहारा लेगी लोगों तक सस्ती दाल पहुंचाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बिग बाजार या फिर दूसरी ऐसे जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, वहां भी सरकार अपने स्टॉक का दाल बेचेगी और उन स्टोर पर दाल की अधिकतम कीमत क्या होगी वो सरकार खुद तय करेगी। लेकिन किन किन कंपनियों को, किन किन बड़े रिटेल चेन स्टोर पर ये दालें बेची जाएंगी, ये नीलामी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया के प्रस्ताव को अगले 2 से 3 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा और फिर कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलते ही इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया कि चूंकि ये दालें सरकार के स्टॉक से जानी है, तो सरकार बफर स्टॉक बनाना लगातार जारी रखेगी और 40,000 टन चना और यहाँ पे 70,000 टन मसूर सरकार इंपोर्ट करेगी। और सरकार को अभी अनुमान है कि आने वाले दिनों में दाल की कीमतें और सस्ती होंगी और इस तरह से सरकार दाल की कीमतों पर काबू पाने में सफल हो जाएगी। लक्ष्मण, महंगाई 2 साल की ऊंचाई पर है। आगे त्योहारी सीजन आने जा रहा है, ऐसे में सरकार क्या तैयारी कर रही है? दरअसल सरकार का पिछला अनुभव ये कहता है कि जब जब त्योहारी सीजन आता है, खाने पीने के सामान की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए सरकार ने अभी से इसकी रणनीति तैयार कर दी है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उस रणनीति में 3 मुद्दों पर खास फोकस किया जा रहा है। पहला है चीनी के दाम ना बढ़े, दूसरा दाल की कीमतें और ज्यादा सस्ती हो और तीसरा खाने के तेल समेत दूसरे जो अनाज हैं उसकी कीमतें ना बढ़े। चीनी की कीमतें ना बढ़े, इसके लिए कई सारे प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर चीनी का वायदा कारोबार रोकना, चीनी
में फिर से कोटा सिस्टम को लागू करना, इस तरह दाल को लेकर जमाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, लोगों तक सीधे दाल बेचने की व्यवस्था को और पुख्ता करना, ऐसे तमाम उपाय सरकार करके रखी हुई है और इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है। और जैसे ही कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना आशंका दिखेगी, सरकार इन कदमों का एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर देगी ताकि त्योहारी सीजन जो कि करीब 2 महीने बाद शुरू होने वाला है, आम आदमी के किचन पर इसका ज्यादा बोझ ना पड़े। ओके, महंगाई से लड़ने का सरकारी प्लान कितना कारगर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए सीएनबीसी आवाज के कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जुड़े हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर जी, अब प्लान है कि पहले से ही इंपोर्ट होगा ताकि त्योहारी सीजन में फिर से दाल और दूसरी चीजों के दाम नहीं बढ़ जाए। दूसरी तरफ वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या ये सब काम कर जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काफी देर हो चुका है। त्योहार सीजन तो अभी हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ा है और कई दिनों में शुरू हो जाएगा और इनको इंपोर्ट कर उसका वितरण करने में काफी टाइम लगता है, 4 से 6 हफ्ता तो लग ही जाता है। तो मैं इसके निर्णय 2 महीना पहले लेना चाहिए था और इससे कोई बड़ा फायदा मैं देख नहीं रहा हूं। मगर बड़ा फायदा कब आएगा? सितंबर महीने से हमारा जो फसल निकलता है उसमें से ही सरकार को बफर स्टॉक बनाने का जरूरी है। इंपोर्ट से कभी बफर स्टॉक बनाना उचित नहीं होता है और जहां किसानों को सपोर्ट चाहिए, किसानों को कॉन्फिडेंस चाहिए मार्केटेबिलिटी में, तो द गवर्नमेंट शुड प्रोक्योर सब्सटैंशियल क्वांटिटी। 1 लाख 2 लाख टन से कोई फायदा नहीं होगा किसान को। मैं समझता हूं 8 से 10% हमारा जितना उत्पादन है उसका 10% सरकार को प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा और उसका वितरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा करना चाहिए। तभी ही हमारा जो दलहन क्षेत्र में कुछ फर्क पड़ेगा 1 या 2 या 3 सीजन का बाद। तो जो प्लान है कि बिग बाजार, डी मार्ट जैसे जगहों पर सरकार दाल का वितरण करेगी, क्या इससे फायदा होगा और अब तुरंत क्या कर सकती है सरकार? तो ये जो बिग बाजार जैसे ऑर्गेनाइज रिटेल है, वो कितनी दुकानें देश भर और कितने लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं? आई थिंक ये ऑल दिस इज क्या बोलूं, दिस इज नॉट अ पॉपुलर सजेशन। इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा लोगों को। जरा सा फायदा होगा शहरों में जो रहते हैं उनके लिए जरा सा फायदा होगा, मगर अदरवाइज जो आम आदमी हम कहते हैं, शहर के बाहर भी रहते हैं, गांव में हैं, रूरल एरियाज, उन तक माल पहुंचना चाहिए। तो सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ही इतना बड़ा एक प्रणाली है जिसके द्वारा ही जैसे गेहूं और चावल पहुंच जाता है लोगों को, दाल को भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। उसके लिए बड़ा मुद्दे में हमारा प्रोक्योरमेंट होना चाहिए देश भर। इसका किसान को भी फायदा होगा, उपभोक्ता को भी फायदा होगा। शुक्रिया चंद्रशेखर जी सारे डिटेल्स के लिए। और अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां जोरदार उठापटक रही। बाजार की शुरुआत हल्की मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर को जबरदस्त बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। निफ्टी भी 8,600 तक लुढ़क गया, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में अच्छी रिकवरी आई और निफ्टी 8,650 के करीब पहुंच गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 88 और निफ्टी में 30 पॉइंट की गिरावट रही। और शेयर बाजार में धैर्य से ही पैसा बनता है, ये कहना है एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी का। दरअसल सौरभ ने ये निवेश मंत्र अपनी किताब अनयूजुअल बिलियनर्स में लिखी है। इस किताब के लॉन्च से पहले सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी ने सौरभ से खास मुलाकात की। आपकी किताब में जो लिखा है कि कोई 15 साल का रेट ऑफ रिटर्न एनुअल लें और 10 साल कंसिस्टेंटली करें, तो जो आदमी ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएगा वो काफी पैसा कमाएगा। बिल्कुल, ऐसे कुछ उदाहरण आपने दिए हैं। बिल्कुल सर। सो जो मैंने क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण लिया है, राहुल द्रविड़ का उदाहरण लिया है कि वैसा बैट्समैन जो शांति से खेलता है, धीरज से खेलता है और येट एक टेस्ट करियर बनाया है, जिस टेस्ट करियर में जो 16 साल राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेले, उन 16 साल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाए। ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, मैंने क्रिकेट किताब में पॉइंट आउट किया। वैसे ही तरह का बिजनेस मैं ढूंढ रहा हूं, जहां पे धीरज से, धैर्य से, फोकस से कोई बिजनेसमैन अपना कंपनी बनाए। फार्मा और फाइनेंस कारोबार की दिग्गज कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज जल्द ही यूएस की एश स्टीवंस को खरीदेगी। दोनों कंपनियों के बीच करीब $4.5 करोड़ की डील हुई है। पीरामल एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अजय पीरामल के मुताबिक स्टीवंस कंपनी के एक्सपेंशन प्लान में बिल्कुल फिट है।
The plants that we have been all approved by the US FDA, and we have 12 such plants in the US, in North America, in Europe, as well as in India. Along with the ADC, or the anti-drug conjugate facility, which we have in Grangemouth in the UK, will tie up very well, and therefore we can have customers, we can give them a complete facility. मल्टीनेशनल कंपनियों को अक्सर आड़े हाथ लेने वाले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया है। इसमें विदेशी कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की गई है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए, लेकिन ये नकारात्मक प्रचार बाबा के कितने काम आएगा? ये आपकी जो कहती है कि पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट सही नहीं है, ये भ्रामक है। कोई पूछे कि गोरेपन की क्रीम लाखों करोड़ रुपए की बेच दी गई, तुम कहां सो रहे थे? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, कोका कोला पेप्सी बेच करके देश के पूरी जमाने को ठंडा कर दिया। चाहे वो यूनिलीवर है, जिसने हिंदुस्तान का लीवर खराब करने की और किया था। इस तरह के बयान रामदेव बाबा अब लगभग हर बार मीडिया के सामने रखते हैं। अपने नए कैंपेन में तो उन्होंने बड़ी एमएनसीज को सीधा ललकारा है और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया है। विदेशी कंपनी हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि देश का धन देश के बाहर लेकर गए और देश में। पर सवाल ये है कि इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से ब्रांड पतंजलि को क्या फायदा होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा, इधर भारत में ही मेक इन इंडिया होगा, इधर जॉब्स बनेंगे और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां पर सब compete कर सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि नहीं, देखिए हम तो स्वदेशी हैं, हम देसी हैं और वो सब लोग विदेशी हैं, तो ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है। पतंजलि के इस कैंपेन से कंज्यूमर सोच में तो जरूर पड़ जाएगा, लेकिन इस तरह की नेगेटिव मार्केटिंग लंबे समय में ब्रांड के लिए नुकसानदायक हो सकती है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि तरीका कोई भी अपनाया जाए, आखिरकार तो आपका प्रोडक्ट ही है जो आपकी ब्रांड को मजबूत करेगा। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उन पे ध्यान दिए और उसके हिसाब से उनका पोजिशनिंग भी और उनके स्टेटमेंट भी हो तो अच्छा होगा। अगर वो एमएनसी के ऊपर उनको एमएनसी को नीचे गिरा के खुद का इमेज बनाना चाहते हैं तो वो ठीक बात नहीं है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता है। किसी एक कंटेंशियस इशू को पकड़ के उसको उसके ऊपर ही उसका फ्लैग लेके आगे बढ़ना, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लेग्स इसमें शायद ना हो पाए, बिकॉज आगे चल के अल्टीमेटली तो इट्स अ बिग कंज्यूमर इकोनॉमी, यहाँ पे कंज्यूमर इज द किंग। बाबा रामदेव एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI से भी नाराज हैं। उन्हें अपने विज्ञापनों पर ASCI की आपत्तियों से एतराज है, लेकिन सच ये है कि ASCI हर 3 महीने में लोगों की शिकायतों पर विज्ञापनों को रिव्यू करता है और आपत्तिजनक सभी ब्रांड्स के विज्ञापनों को हटाने को कहता है। फिर बाबा रामदेव को ही परेशानी क्यों है? शिभानी घरत, मुंबई। बेंगलुरु में देश विरोधी नारों को लेकर नया दंगल। पूरी खबर देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। जेएनयू के बाद अब देश विरोधी नारों को लेकर बेंगलुरु नया अखाड़ा बन गया है। शनिवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कश्मीरी परिवारों और घाटी में मानव अधिकारों के हनन को लेकर एक सेमिनार किया। आरोप है कि इस सेमिनार में कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, कुछ नारे कश्मीर की आजादी के पक्ष में लगे। राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर देशद्रोह का केस ठोक दिया। मसले पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। आज एबीवीपी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और देश विरोधी नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए बेंगलुरु में विरोध मोर्चा किया है। बहरहाल कर्नाटक सरकार का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। Comes under the section sedition. See, they have to take the action against the committed person who committed the offence. Whatever I said already, not more than that. Whether it is sedition or any offence committed by anybody, the law takes its own course. The police people are investigating.
और जो कांग्रेस जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही थी, उसी की सरकार ने कर्नाटक में उल्टा काम किया। पार्टी 24 घंटे तक वेट एंड वॉच की रणनीति पर चली, लेकिन अब खुद कांग्रेस के अंदर ही सिद्धरामैया सरकार के एक्शन का विरोध शुरू हो गया है। There's a big difference between JNU and the Bangalore meeting. Big difference. Please don't equate the two. JNU is an institution of higher education. It's an academic institution. Thousands of students from across the country and from different parts of the world. It's amongst the best institutions that we have. The incident in Bengaluru was not in an academic setting. मैंने तथ्य नहीं देखे हैं, मैंने वो वक्तव्य नहीं देखा है। एक व्यक्ति विशेष मैं मान सकता हूं कि राष्ट्र विरोधी कुछ ऐसी चीज कही हो, लेकिन संस्था के विरुद्ध, पूरी संस्था के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाना मुझे जरा अजीबोगरीब लगता है। हो सकता है कि किसी मीटिंग में एक व्यक्ति विशेष ने सीमाओं का पार किया हो, जो कि मैंने देखा नहीं, जो मैं मान भी नहीं रहा हूं, असहमति प्रकट नहीं कर रहा हूं, लेकिन संस्था के विरुद्ध ऐसा एक आरोप लगा देना और केस दर्ज कर देना जरा अजीब सा लगता है। वहीं बीजेपी ने बेंगलुरु में देश विरोधी नारे लगाने की घटना की तुलना जेएनयू से की है। पार्टी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। It looks like that what happened in Jawaharlal Nehru University a few months back is being repeated in Bangalore. This must be stopped immediately. Karnataka is not and will not give any space to anybody to indulge in anti-national activities. So BJP will fight to see that culprits are arrested. I have written a letter to Shri Rajnath Singh Ji, our Union Home Minister, to probe the activities and Amnesty International. Anybody whoever talks about something which is against India as a nation, the law of the land has to take its course, and on the basis of that, the government of Karnataka has taken the steps. So I would leave it to the government of Karnataka, and certainly I can only say if some things like this happen, then the state government must take action. और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे बोलने की आजादी का हनन बताया है। संस्था का ये भी कहना है कि किसी भी शिकायत में एमनेस्टी का नाम नहीं लिया गया, बावजूद इसके पुलिस ने संस्था पर केस कर दिया। एफआईआर दर्ज हुआ है, वो जिस कंप्लेंट की बुनियाद पे हुआ है वो कंप्लेंट गलत है, उसमें कई गलतियां हैं। जो कंप्लेंट में नाम है वो सही नहीं है, और एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं है। एबीवीपी ने खुद कोई नाम नहीं लिया है किसी भी एमनेस्टी के शख्स का कि इस शख्स ने नारेबाजी की है। और दिल्ली में लोग अब चाइनीज मांझे से पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने तेज धार वाली सभी मांझों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में चाइनीज मांझे के कारण राजधानी में 3 लोगों की मौत हो गई। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब सिर्फ सूती धागे से ही पतंग उड़ाई जा सकेगी, जिसपे किसी तरह के घात का इस्तेमाल न किया गया है। नियम तोड़ने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और फूड टेक स्टार्टअप से क्यों खफा है रेस्टोरेंट, देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाइक मैसेंजर को आज 1172 करोड़ रुपए का निवेश मिला। हाइक के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग है। ये फंडिंग Tencent होल्डिंग्स और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप से मिली है। इस फंडिंग के साथ कंपनी का बाजार मूल्य $140 करोड़ हो गया है। अब हाइक में कुल निवेश $250 करोड़ का हो चुका है। It's over $175 million from Tencent and Foxconn, led by them. Our existing shareholders, Bharti, SoftBank, and Tiger will follow as a part of this round. We've raised this at a big valuation of approximately $1.4 billion, which is fantastic. So the company's in good shape. The product's doing extremely well. We had announced earlier this year that users on Hike are sending over or exchanging over 40 billion messages per month. So things are looking good.
आने वाले दिनों में आप अपने मनपसंद रेस्टोरेंट का खाना ऑनलाइन ऑर्डर ना कर पाए तो चौंकेगा नहीं, क्योंकि फूड टेक स्टार्टअप्स का स्वाद रेस्टोरेंट मालिकों को पसंद नहीं आ रहा है। एक तो कमीशन, ऊपर से लेट डिलीवरी। रेस्टोरेंट अब ऑनलाइन ऑर्डर लेकर खाना पहुंचाने वाली कंपनियों से ऊब रहे हैं। रेस्टोरेंट चलाने वालों का आरोप है कि ये स्टार्टअप ग्राहकों से 30 रुपए प्रति डिलीवरी वसूल रही हैं, साथ ही रेस्टोरेंट मालिकों से भी बतौर कमीशन 25% तक ले रही हैं। बावजूद इसके अपना काम ठीक नहीं कर रही। जो फूड टेक या डिलीवरी सर्विस है वो अपना उनका जो ऑपरेशन मैकेनिज्म है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना जरूरी है, और कॉस्ट भी जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा हाई है, उसको रैशनल करने की जरूरत है। वरना रेस्टोरेंट बोलेगा कि ये कॉस्ट तो मैं भी खुद डिलीवरी कर सकता हूं, तो ये झगड़ा चालू रहेगा जब तक ये कोई मिडिल ग्राउंड नहीं मिलता। महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑनलाइन फूड ऑर्डर के कारोबार में काफी गुंजाइश है। जानकारों का मानना है कि 2020 तक 25% लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करेंगे। फिलहाल हकीकत ये है कि पिछले 2 महीने में 5 से ज्यादा फूड स्टार्टअप अपना कारोबार समेट चुके हैं। टाइनी आउल, डाजोस, स्पूनजॉय जैसे फूड स्टार्टअप जहां बंद हो चुके हैं, वहीं जोमेटो और फूड पैंडा अपनी खस्ता वित्तीय हालत से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर रेस्टोरेंट ने भी अपने हाथ खींचे तो फूड टेक स्टार्टअप के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके घर के लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सामान को कर देगा स्मार्ट। आपका ताला स्मार्ट होगा, फ्रिज स्मार्ट होगा, एसी स्मार्ट, और ये सब होगा गूगल के नए स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फूशिया से। गूगल के इंजीनियर्स का ध्यान आजकल एक नए प्रोजेक्ट पर लगा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट फूशिया। खबरों के मुताबिक फूशिया में ढेरों ऐसे नए फीचर्स होंगे जो बदलते वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही डिजाइन किए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक फूशिया अब तक के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होगा। ये गूगल के क्रोम ओएस और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के अंतर को मिटा देगा, जिससे आने वाले समय में आपके कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेंगे। फूशिया को डेवलप करने के पीछे एक और बड़ा कारण ये है कि गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स इतना समझ रहे हैं कि स्मार्टफोन का बाजार अब और नहीं बढ़ेगा। अगर कुछ बढ़ेगा तो वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आप इंटरनेट या स्मार्टफोन की मदद से अपने घर और उसके आसपास की ढेरों चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। आपके घर के एसी, रेफ्रिजरेटर समेत घर के ताले दरवाजे भी आपके स्मार्टफोन के इशारे पर चलेंगे। अब ये सब चमत्कार करने के लिए एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की तो जरूरत पड़ेगी ही जो आपके आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से सीमलेसली कम्युनिकेट कर सके, और फूशिया शायद इसी सवाल का जवाब होगा। अगर सब कुछ गूगल के प्लान्स के मुताबिक चला तो अगले साल फूशिया लॉन्च भी हो जाए। अभिषेक तेलंग, मुंबई। आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।